हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम जो आपके पदार्थ होते हैं उनका आपस में उनकी अवस्थाओं का आपस में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं तापमान पर। ठीक है, हम पहले ही जो आपके पदार्थ हैं उनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि अब हम तापमान से क्या प्रभाव पड़ता है उनके जो कण होते हैं उन पर, और कैसे वो उनका परिवर्तन होता है। ठीक है, तो एक क्रियाकलाप है। आपको एक बीकर लेना है। बीकर में आपको 150 ग्राम बर्फ़ लेंगे। बर्फ़ के टुकड़े ले लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाना है। ये जो आप देख रहे हैं ये थर्मामीटर है। ठीक है, थर्मामीटर क्या है, आपका बर्फ़ को छुए हुए है। इसी तरीके से आपको लगाना है। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। अब आपको ये बर्नर है, यहाँ पर बर्नर से आपको इसको हीट करना, तापमान यानी गर्म करना शुरू करना है। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब आपकी जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाए, जब वो पानी बनने लग जाए, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो आपको लिखना है, उसका तापमान आपको लिखना है। ठीक है, जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो आपको एक बार और तापमान कर नोट करना है। ठीक है, ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। ठीक है, आपको उसको रोड से, ये आपने कांच की छड़ ली है, इससे आपको हिलाते रहना, तब तक हिलाना तब तक आपका जो है पानी उबलना ना लग जाए। ठीक है, अब थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखे रहे जब तक कि अधिकतर जल वाष्प ना बन जाए। जब तक आपको थर्मामीटर से टेम्परेचर लिखना है तब तक का आपका जो पानी है वो भाप में ना बन जाए। ठीक है, जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। तो भाई जब आप ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ तो क्या क्या होने वाला है। भाई आपको इन्होंने बोला है आपको ये एक बीकर लेना है। जैसे कि आपने ये बीकर लिया, इसमें आपको थर्मामीटर लगाना है। ये थर्मामीटर हो गया। ठीक है, थर्मामीटर कुछ इस तरीके से लगाना है ताकि जो इसका ये सिरा है ये आपका बर्फ़ को छुए। उसको लगाने के बाद आप इसको यहाँ से बर्नर से हीट करना शुरू करेंगे जब, तो आपका क्या है, बर्फ़ पिघलना शुरू होगी। जब आप इसको हीट करोगे, आप इसको तापमान यानी गर्म करते जाओगे तो इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे जो बर्फ़ है आपकी बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप नीचे से उसको गर्म करना शुरू करते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे आएगा आपका ग्राफ। जो आपका तापमान है वो कुछ देर तक सेम रहेगा जब तक कि आपकी बर्फ़ बिल्कुल पानी में ना बदल जाए। फिर आप उसको गर्म करना शुरू करेंगे। आपको गर्म होता रहेगा, उसका तापमान फिर से बढ़ता रहेगा। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपका जो पानी है वो भाप में परिवर्तित उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपका जब तक वो भाप में पूरी तरीके से बदल नहीं जाता तब भी उसका जो टेम्परेचर है यानी उसका तापमान है वो सेम रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा उसका। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं नीचे पढ़कर कि इन्होंने क्या क्या बोला है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। भाई जो ठोस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब ये मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं उसके। ठीक है,
ये आपने पार्टिकल्स बना दिए, छोड़िए, ये पेन ठीक से नहीं चल रहा, ठीक है। कणों के जो कण हैं उसके उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, उनमें इधर उधर वो ज़्यादा भागने लगते हैं। फिर गतिज ऊर्जा की वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। भाई जो उनकी जगह है वो उसी जगह पे ऐसे हिलने लगते हैं, ठीक है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। भाई आपके ये पार्टिकल्स हैं 1 2 3, ठीक है। अब भाई ये क्या है, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं ऐसे, ये आकर्षण बल है इनके बीच का, ठीक है। अब भाई आप इनके नीचे से आप आग लगा रहे हो तो ये क्या है भाई, एक दूसरे को छोड़कर भागेंगे कि पकड़ के रहेंगे। भाई ओबियसली सी बात है, ये जब आप इसको गर्म करोगे तब ये एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे और दूर भागने लगेंगे, ठीक है। तो ये भाई पार्टिकल्स जो कण हैं इसके दूर दूर हो गए। आपको पता है जब कण दूर दूर होंगे तो जो कण उनके दूर दूर होते ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड यानी आपका द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब भाई एक ऐसी अवस्था आ गई, इतना गर्म हो गया कि इन्होंने जो एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ, इन्होंने एक दूसरे को छोड़कर दूर भागना शुरू कर दिया। और जब आपके जो कण हैं जो दूर चले गए तो फिर वो आपके द्रव में परिवर्तित हो गए, जिसके बाद देखते हैं भाई, एक मिनट। जिस न्यूनतम तापमान जो आपका कम से कम तापमान था भाई, जो आपका कम से कम तापमान था जिस पर जो ठोस है पिघल कर द्रव बन गया, उसको हम गलनांक कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं भाई, गलनांक कहते हैं, ठीक है। अब जो आपका गलनांक है उससे भाई पता चलता है कि कणों के जो बीच का आकर्षण बल है उसका वो सामर्थ्य को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है भाई, मैंने बताया जो कण हैं आपके वो एक दूसरे को पकड़ के खड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पकड़ के खड़े हुए हैं भाई, आपने इसको गर्म करा, ठीक है। जब आपने गर्म करा तो गर्म कर जो आपका एक टेम्परेचर ऐसा आएगा भाई, ऐसा आएगा कि भाई ये इनकी क्षमता जो है ये क्षमता ख़त्म हो जाएगी और ये एक दूसरे का हाथ छोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई जो इस टेम्परेचर पे जिस वक्त इन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया, उसी से हमें उसका सामर्थ्य पता चलता है कि ये इनके बीच में कितना सामर्थ्य है, ठीक है। यानी इसके सामर्थ्य को दर्शाता है गलनांक, ठीक है। बर्फ़ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन होता है, यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। सेल्सियस में आपका 0 डिग्री और केल्विन में आप देखेंगे 273.15। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं, ठीक है। भाई आपका जो प्रोसेस है आपका जो है उसका कन्वर्ट होने का, आपका क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड यानी कि आपका ठोस से लिक्विड यानी कि द्रव में जब आपका परिवर्तन होता है द्रव में, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं, एक मिनट, संगलन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, संगलन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। भाई आपने देखा जब ठोस यानी कि जो बर्फ़ है जब पिघलना शुरू हुई थी तो मैंने कुछ बताया था आपको, इस तरीके से ग्राफ आ रहा है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर बढ़ा कुछ हद तक, लेकिन जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई तो जो तापमान है उसके अंदर का वो चेंज नहीं हुआ, वो बदला नहीं, वो सेम ही रहा उसका तापमान। तो ऐसा क्यों हुआ, जो हम उसको तापमान दे रहे थे, हम उसको गर्म कर रहे थे, तो वो जो ऊर्जा थी वो कहाँ गई, ठीक है।
भाई ये ऊर्जा जो है आपकी, जब पानी बर्फ़ जो है पानी में बदल रहा था तो उसी प्रोसेस में क्या है, उसी प्रक्रिया में ये जो आपका ही ऊर्जा है वो यूज़ हुई होती है। ठीक है, ये नीचे ही लिखा है आपका। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तापमान नहीं बदलेगा जब तक बर्फ़ पूरी तरीके से पानी नहीं बन जाती। ठीक है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। जब तक आप उसको हीट करते रहोगे तब भी ऐसा ही होने वाला है, उसका जो तापमान है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो उसकी एनर्जी, जो उसकी ऊर्जा है, जब आप उसको तापमान दे रहे हैं वो उसकी अवस्था को बदलने में यूज़ होती है, आपकी बदलने में उपयोग होती है। ठीक है, चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। भाई आपने देखा कि जो बर्फ़ है पानी में बदल रही है, जो बर्फ़ है वो इसी ऊर्जा को अवशोषित यानी अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इससे तो यह माना जाता है कि आपने जो बीकर लिया था उसमें ये जो आपकी ऊर्जा है ना वो गायब हो गई यानी छुपी हुई रहती है। तो इसको भाई हम गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। यहाँ गुप्त की का अभिप्राय छुपी हुई से है, यानी छुपी हुई है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। भाई आपने 1 किलोग्राम ठोस लिया और उसको वायुमंडलीय दाब यानी 1 के एटीएम पर, ठीक है, उसको आपने द्रव में बदला। उसके लिए जो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा लगी, जो उसकी ऊर्जा आपने यूज़ की यानी अब उसकी जो इस्तेमाल हुई है उसको हम संगलन प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। भाई आपका एक ऐसा स्टेज होता है भाई, जब उस बीकर के अंदर आपकी बर्फ़ भी होगी और उसका पानी भी होगा। ठीक है, अब उस बीकर के अंदर जब वो बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई तो एकदम से पानी नहीं बन जाएगी ना, तो उसके अंदर बर्फ़ भी होगी और पानी भी होगा। तो इसमें कहा गया है भाई जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान आया था उस पे जो जल के कण हैं उसकी ऊर्जा जो है भाई ज़्यादा है किससे? बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से। ठीक है, क्योंकि जब हम हीट कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स भाई दूर दूर होते हैं ना, सॉलिड ठोस के मुकाबले उसके पार्टिकल्स वाटर के यानी द्रव के। ठीक है, इसी वजह से उसकी ऊर्जा ज़्यादा है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। अब भाई वो पानी बन चुका है, पानी को आप और गर्म करोगे, गर्म करने के बाद उसका भी एक ऐसा स्टेज आता है जब उसके पार्टिकल्स भी एक दूसरे का साथ छोड़ कर दूर दूर भागने लग जाएंगे। तो उससे दूर दूर जाएंगे तो फिर वो क्या होगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब भाई जो आपने ऊर्जा दी उसमें एक ऐसा टाइम आया जिससे आपका जो बल है उनके बीच का टूटकर भाई वो और ज़्यादा दूर दूर भागने लगे और वो गैस में परिवर्तित हो गए। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, भाई वायुमंडलीय दाब पर जब आपका जो तापमान है, मतलब ऐसा तापमान जिस पर आपका जो पानी है वो भाप बनने लगा, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक समष्टि गुण है। भाई द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वाष्प में बदल जाते हैं। भाई जो उसके कण होते हैं उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो क्या है? भाप बन जाते हैं। जल के लिए यह तापमान जो है 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
जब आप भाई 273 में 100 को कन्वर्ट करोगे तो केल्विन में आपका बदल जाएगा। ठीक है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? भाई जैसे हमने ये ऊपर जो आपका है, हमने ये ऊपर जो डेफिनेशन बनाई थी, जैसे कि आपका जब वन, इसी तरीके वन जो से हमने ठोस को 1 kg को परिवर्तित किया था। ठीक है। गलनांक के पर उसका जो है परिवर्तन होना वो कहलाता है। ठीक है। इसी तरीके से हम इसे भी, इसकी डेफिनेशन भी इसी को हम परिभाषित कर लेंगे कि वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा को, जब 1 kg आप द्रव को बदल लेंगे, आप 1 kg को 1 atm प्रेशर पर, यानी कि पर्यावरण दाब पर, ठीक, उसको हम वो भी किस पर, आपका क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक पर, यानी 373 केल्विन टेम्परेचर यानी तापमान पर, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है। 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, एक मिनट वही, तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अब भाई आपके गैसेस के पार्टिकल्स हैं एक तरफ, आपका भाई आप पानी उबलने लगा है, उसमें पानी बीकर में आपका उबलने लगा है। ठीक है। ये आपका बीकर है, उसमें पानी उबलने लगा है। ठीक है। तो भाई आपकी भाप भी बनने लगी है। अब भाई भाप के जो यानी गैस के पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है भाप के पार्टिकल्स में, उसके मुकाबले, किसके मुकाबले, पानी के मुकाबले, क्योंकि उसके पार्टिकल उससे पास होते हैं। तो इसमें यही कहा गया है भाई, तापमान पर जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, उस तापमान पर पानी के जो कण होते हैं उसकी अपेक्षा में जो गैस है आपकी, उसमें अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। ऐसा इसलिए है भाई क्योंकि जो आपकी एनर्जी, जो आपका मतलब ये स्टेज आया था जिसमें आपका तापमान वही बदला था, तो ये जो ऊर्जा थी वो क्या है, अवशोषित, यानी अपने अंदर सोख लेती है। ठीक है, ऊर्जा को। भाई ठोस अवस्था को अगर आप इसमें द्रव में अवस्था में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम ऊष्मा कहते हैं, और आप द्रव को इसमें गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है। यही फिगर में बताया गया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। इससे भाई हमें जो भी हमने किया उससे हमें ये पता चल गया कि जब भी आप उसको गर्म करोगे, सॉलिड को, लिक्विड को, तो आप उसको लिक्विड या फिर गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आप द्रव में या फिर गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। भाई आप अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि भाई जो आपका ठोस है वो आपका सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस अवस्था में चला जाता है, यानी उसमें परिवर्तित हो जाता है। वो एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है। जब तक के लिए आप इतना ही पढ़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियोस की सबसे पहले मिले। ठीक है। अगर आपने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, तो आपके सामने अभी स्क्रीन पर एक वीडियो आ जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।